हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 8 होगा, जिसका हम यहाँ पे थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से रिलेटेड है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसकी जो इस नियमों के उद्देश्य प्लास्टिक थैलियों की न्यूनतम मोटाई बढ़ाकर 100 माइक्रोन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये नियम नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में लागू होंगे। हाँ जी, देखिए सेकंड वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है ये दोनों म्यूनसिपैलिटी एरिया जो अर्बन इलाके हैं और साथ ही साथ रूरल एरिया गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको रूल को अप्लाई किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। और पहला जो स्टेटमेंट बोला है कि इसका जो उद्देश्य था प्लास्टिक की न्यूनतम मोटाई, तो 100 माइक्रोन। देखिए 100 माइक्रोन काफी मोटी हो जाएगी, तो इतना मोटा नहीं, 40 to 50 माइक्रोन जो है इस रूल के अंतर्गत थिकनेस रखी गई है मिनिमम प्लास्टिक बैग की। उससे कम थिकनेस के आप जो प्लास्टिक्स हैं प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। बिल्डिंग कोड का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि जो भी भवन का निर्माण किया जा रहा है, बिल्डिंग जो बनती हैं, बिल्डिंग क्या हो सकती है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी होती हैं, लोग रहने के लिए भी बनाते हैं। तो ये कोड है जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह संहिता ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा लोकार्पित की गई है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक। फिर नेक्स्ट है, यह संहिता निजी आवासीय और व्यावसायिक भवनों दोनों पर लागू होगी, मतलब कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग दोनों के लिए। रेजिडेंशियल मतलब जिसमें आप रह रहे हैं प्राइवेटली, कमर्शियल आपका मान लीजिए बिजनेस हो, जिसमें कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें जो है बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं। तो उनको बनाने के लिए आपको पता है ये एक कोड बनाया गया है। ये किसने बनाया है, आप जानते हैं, बी यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि 2001 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी पे ये जोर देती है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि आप जो एनर्जी को यूज कर रहे हो, चाहे वो एनर्जी कहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको कितना एफिशिएंटली यूज करना है। कि आपको पता है आपने जो एक घर में पहले ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब कह रही हूँ मैं, येलो बल्ब का यूज होता था, वो एनर्जी बहुत ज्यादा ही की, आप जानते हैं 60 वॉट के होते थे, कुछ कुछ 100 वॉट के होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उस वक्त वो जो था मतलब ज्यादा एनर्जी यूज करता था। फिर समय के साथ साथ एलईडी बल्ब आने लगे, ठीक है, जो कि कम एनर्जी यूज करते हैं, वो लाइट उतनी ही दे रहे हैं लेकिन एनर्जी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पे, तो उनको जितनी एफिशिएंटली यूज किया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है ये बीईई के द्वारा किया गया था, ना कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो पहला तो स्टेटमेंट इसमें गलत है। फिर वही दूसरा बोल रहा है कि बहुत प्राइवेट और कॉमर्शियल। देखिए प्राइवेट रेजिडेंशियल आप अपने घर में क्या यूज करते हो, कौन सी लाइट बल्ब यूज करते हो, क्या करते हो, तो उससे इनको लेना देना नहीं है। ये मेनली कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सॉरी 2 नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है, प्राइवेट और कॉमर्शियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, जो कि कॉपर स्लैग या कि ताम्र धातु मल, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। ये पूछ रहा है कि कॉपर स्लैग जो है मटेरियल, इसमें से किस चीजों में यूज किया जा सकता है। तो पहला कांच का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्लासेस। दूसरा कठोर सतहों को चमकाने और साफ करने के लिए।
पॉलिशिंग के लिए, और फिर थर्ड घर की छतों का निर्माण करने के लिए। देखिए कॉपर स्लैग आप जानते हैं कि जब कॉपर का प्रोडक्शन होता है, जब कॉपर को कॉपर ओर से निकाला जाता है, बनाया जाता है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉपर स्लैग जो है निकलता है। देखिए कॉपर स्लैग क्या हो गया कि वेस्ट मटेरियल हो गया, जिसमें बहुत सारे मटेरियल हो गए जिसका यूज नहीं किया जा रहा है। मतलब जब लास्ट में, को पता है, कोई भी चीज आप बनाते तो जो एंड प्रोडक्ट बचता है वेस्टेज, तो इसको इसमें ऑलरेडी आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका हो गया। तो इन सब चीजों का फर्दर यूज किया जा सकता है काफी जगह पे। तो मेनली इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे एक अब्रेसिव के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें पहला बोल रहा है कांच जो है प्रोडक्शन ऑफ ग्लासेस में, हाँ जी, इसमें जो इस क्या कहते हैं कॉपर स्लैग है, इसका यूज होता है। फिर साथ ही साथ इसको कोई भी हार्ड सरफेस को क्लीन करने में, और छत की जो घर की छतों का निर्माण करने में भी होता है। और इसको इसके अलावा यदि देखा जाए तो सीमेंट बनाने में, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं, टाइल्स हो गया, ग्लास हो गया, और जो भी कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल्स हैं, इन सब में काफी यूज होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन की इंडिया हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट 2016, यानी कि भारत के परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पारीय संचलन 2016 नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट आयात के लिए निषिद्ध है? ठीक है, प्रोहिबिटेड है। तो इसमें से कौन कौन से प्रोहिबिटेड? तो पहला बोल रहा है अपशिष्ट खाद्य, वसा और वनस्पति या पशु के से प्राप्त होने वाले तेल। ठीक, देखिए ये जो रूल है इंडिया हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी चीज, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऐसे नॉर्मली आप नहीं भेज सकते हो, किसी सुपरविजन में हो या किसी पर्पस में हो, तो उसके लिए परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो ये इस चीज पे ध्यान देता है कि एक जगह से दूसरा जगह पे जाके, कि मतलब आप एक जगह की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए दूसरी जगह जाके डंप कर रहे हो, तो गलत है। तो इसको ये रेगुलेट करता है। और आपको पता है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, बहुत ही फेमस है, जिसके आधार पर इसको बनाया गया है। तो वो कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे, आई थिंक बेसल कन्वेंशन। ठीक है, बेसल कन्वेंशन का सेम यही काम है कि जो भी पूरे इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज का मूवमेंट किया जा रहा है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, किस चीज का? हजार्डस, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस हो, नुकसान पहुंचाते हो, तो उनका ध्यान रखने के लिए इसको कन्वेंशन को बनाया गया था। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है ये। देखिए यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बेसल कन्वेंशन, फिर उसको आप मिलाइए किस रूल से, इंडिया का जो कोई भी एक क्या कहते हैं एक्ट होगा, तो वो किस पे बेस्ड है। तो आपको ये याद रखिए बेसल कन्वेंशन, जो इंडियन हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट है 2016। तो ये बात हो गई। फिर तो पहला इसमें बोला अपशिष्ट खाद्य वसा वनस्पति या पशु से प्राप्त वाले तेल, तो हाँ बिल्कुल सही बात। दूसरा घरेलू अपशिष्ट, हाउस होल्ड वेस्ट। फिर तीसरा गंभीर देखभाल चिकित्सा उपकरण। देखिए ये तो कंफर्म है, हो गए, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट है, जो भी अगर जो वेस्टेज होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सबका जो भी बायो वेस्ट निकलता है, तो उसको बहुत ही कायदे से डंप करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कायदे से नहीं करेंगे तो आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, आपको कोरोना वायरस आप जान ही रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है फैलने के आसार बढ़ सकते हैं, अगर उसको नहीं कायदे से अपशिष्ट वो जो है वेस्ट को अगर क्या कहते हैं ठिकाने लगाया गया। मेरे को वर्ड नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो इसका आंसर हो गया डी 1 2 एंड 3। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कुछ एक प्रोसेस बताइए, जो कि हमें बताना है इसमें से कौन सी प्रोसेस है। तो यह मृदा उपचार की वह तकनीक है जिसमें कांच जैसे ठोस बनाने के लिए मृदा को पिघलाना और पुनः जमाना सम्मिलित है। इससे अकार्बनिक संदूषक फंस जाते हैं और इस प्रकार उन्हें परिवेश से अलग किया जाता है।
तो ये बात कर रहा है किसकी, विट्रिफिकेशन। ये विट्रिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें ही होता है कि सॉइल, ये एक सॉइल अमेंडमेंट टेक्निक है, मतलब सॉइल को जो है, मतलब उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉइल की क्वालिटी को इनहेंस करना मेनली। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पहले मेल्टिंग किया, फिर उसको रीफ्रीज किया। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी, आई होप। ये डेफिनेशन किसकी है, विट्रिफिकेशन की। तो बाकी आप लीचिंग जानती हैं, लीचिंग में क्या होता है कि जब ऊपर की लेयर जो पानी ज्यादा बहने की वजह से किसी भी रीजन में जो सॉइल की अपर लेयर होती है जिसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो ये लीचिंग होता है। फिर इलेक्ट्रो रिक्लेमेशन, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर तो हो गया सी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारत में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है कि आप इसके लिए, आप ये जो बोले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारी जितनी भी आसपास जैसे वेस्टेज हो गया आ सकते हैं, लेकिन रेडियो आपको लगता है, वो खुद ही आप स्टेटमेंट आपको पढ़ के लगेगा ही कि यार रेडियो एक्टिव जो है वेस्ट को अ, आप नॉर्मली किसी जो है नॉर्मल से जनरल लॉ के अंतर्गत नहीं आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कोई अलग से लॉ होना चाहिए। तो आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही लगा हुआ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं? तो यहाँ पे आप अगर पहला स्टेटमेंट को अगर एलिमिनेट करेंगे तो देखिए आपको आंसर मिलता है, नहीं मिलता है। उसके बाद भी हमें बाकी दोनों, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया दूसरा सही होगा अगर पहला आप कंफर्म है। फिर वही तीसरा देखना पड़ेगा हमें, लेकिन हम सारे स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा बोला है विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व का प्रावधान ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में सम्मिलित है, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब, आपको पता है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो भी प्रोड्यूस करेगा वेस्ट को, उसी की जिम्मेदारी होती है उस वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको रेगुलेट करना। तो ये बात होती है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये दोनों जो रूल है कब के हैं, 2016 के। रट्टा मार लीजिए। ठीक, तो इतना तो इसमें कंफर्म हो गया कि दूसरा तो बिल्कुल सही है, दोनों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। और फिर थर्ड बोला जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है उनको 4 रंगों में सेग्रीगेट किया गया है, यानी कि 4 कलर कैटेगरी में। देखिए, ये आप कभी भी कहीं आसपास, आप अगर कभी हॉस्पिटल गए होंगे, आपने देखा होगा कोई भी हॉस्पिटल वाला रीजन हो जहाँ पे भी ये मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जगह पे आप जाइए तो आप वहां पे देखे होंगे कि 4 तरह के डस्टबिन जो है, एक येलो कलर का होगा, एक ग्रीन कलर का हो गया, एक रेड कलर का, मतलब कलर मेरे को एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन ये आप देखोगे अलग अलग डब्बे रखे होते हैं। तो अलग अलग डब्बे क्यों होते हैं, हर एक जो डब्बा है उसका जो वेस्टेज है उसको वहीं पे सोर्स पे ही सेग्रीगेट किया जा रहा है कि किस इसमें जो है, अगर मान लीजिए किसी को वैक्सीन लग रही है तो जो कॉटन का यूज किया जाता है उसमें, तो उसको इस कलर के डिब्बे में डालना है। और फिर हो गया सिरिंज, जो वेस्टेज होंगी उनको दूसरे डब्बे में डालना है। और अलग जो वेस्टेज हो गया, तो सबके लिए सेग्रीगेट किया गया। तो 4 कोड है, ठीक है, ये आपको बहुत कायदे से याद रखना है। तो इसका जो तीसरा आंसर है ये बिल्कुल सही है। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात कर रहा है। अब देखिए 2016 में कितने सारे रूल्स आए थे। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल आया था, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट आया था, फिर ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी आपको मिल गया। ठीक है, तो इनको रट्टा मार लीजिए क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा रूल किस ईयर में आया था। ओके, तो दूसरा तीसरा इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि ग्रैप। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड? तो ग्रैप आपको पता है सॉरी, ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है, आपको अक्सर सुनते होंगे वहां पे क्या हो रहा है। जो हमारे क्या कहते हैं वहां के सीएम है, अरविंद केजरीवाल जी।
तो उन्होंने कभी ऑड इवन की पॉलिसी लगा दी, पहले व्हीकल्स पे लगा रहे थे, फिर उसके बाद कोरोना के टाइम पे उसको उन्होंने उसमें दुकान पे लगाया था कि पहले ऑड नंबर की खुलेंगे इवन। तो इस तरह से ये एक जो प्लान है ये कैसे काम करेगा, ये पहले ही स्टार्ट हुआ था कि वहाँ की एनवायरनमेंट, आपको पता है हमारी जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड है, काफी वहाँ पे इंडस्ट्रीज अर्बनाइजेशन बहुत ही रैपिड पेस पे हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ये इसको जो प्लान था इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट पॉल्यूशन अथॉरिटी जो है उसके साथ ये एक प्लान प्रिपेयर किया गया था जिसको ग्रैब बोलते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो ग्रेडेड का मतलब ये हो गया कि जो एयर की क्वालिटी है उसके हिसाब से कि पहले मान लीजिए पुअर हो गई, फिर वेरी पुअर हो गई, फिर सीवियर हो गई, वेरी सीवियर। तो जब एयर की क्वालिटी पुअर होगी या फिर ये होगी तो हर एक स्टेज पे क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये उसके लिए बनाई गई है, ठीक है, कि हर एक स्टेज पे क्या होगा, कि अगर पुअर पे है तो किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या क्या प्रोविजन चलाने पड़ेंगे, कब इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, कब ये जो है व्हीकल का जो चलना है ये सब कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसमें दी गई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्रैप है क्या। तो अब इसका जो स्टेटमेंट देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बोला है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वायु की गुणवत्ता को निम्नीकरण को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हमने यही बात की और यही चीज बोल रहा है। लेकिन अगर अगले वाक्य देखेंगे तो आपको लग रहा है यह बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, बिल्कुल नहीं, ठीक। फिर सेकेंड जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की घटती संख्या, अरे क्या ही बात कर रहा है ये सब। फिर सेकेंड वन्य जीव अपराध के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुराष्ट्रीय है। भाई अब हमको नहीं लग रहा है कि बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, हमारा आंसर यही होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है कार्टजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, देखिए ये आपने जो सुना होगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये किस पे बेस्ड है, ये एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे, पहले हम उससे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट बोला है यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के से उत्पन्न रूपांतरित सजीवों के आवागमन को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह प्रोटोकॉल रूपांतरित सजीव पर जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक जैव सुरक्षा समाशोधन ग्रह की भी स्थापना करता है। देखिए ये जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है किसके लिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। अभी आपकी बात थी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि रूपांतरित सजीव। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप मान लीजिए जीन एडिटिंग के थ्रू या कोई भी ऐसी जो नेचुरल नहीं है ऑर्गेनिज्म, उसको किसी तरह से उसको चेंज किया गया है, उसकी जो भी सिस्टम है उसमें चेंज करके। तो आपको पता है कि इस टाइप की चीजें जो है हमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या फ्यूचर में इसके जो है क्या हो सकता है कि मतलब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो, कि कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लोगों पे इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसका अभी हम लोग को काफी अच्छे से एनालिसिस नहीं हुई है। तो इसको जो है रोकने के लिए ये कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल रखा गया है कि आप एलएमओ को, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनको कहीं पर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको किसी सुपरविजन में होना चाहिए। तो ये ऐसे मतलब काफी बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है सही है, और पहला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बोल रहा है एलएमओ पे ही ये बेस्ड है। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है जीन एडिटिंग का यूज होता है सबसे ज्यादा, कि जीन्स को चेंज कर दिया गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत को चेंज करने के लिए, कि अगर जीन में कोई दिक्कत है तो ये सब चीजें का के लिए आ गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ, दोनों बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब बस इतना याद रखिएगा कार्टेजिना को एलएमओ से रिलेट करना है, ठीक।
नेक्स्ट, अपशिष्ट को निपटाने के संदर्भ में भस्मीकरण, भस्मीकरण आपको समझ में आया, भस्म कर दिया गया, इंसिनेरेशन इसको बोलते हैं। तो ये संदर्भित यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला, वह प्रक्रिया जिसमें पेयजल प्राप्त करने के लिए अवसाद युक्त जल एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, तो इसको तो कुछ भस्म कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, द्रव पदार्थ के निलंबन और कोलाइडी अशुद्धि को अलग करने के लिए भौतिक रसायन प्रक्रिया, कुछ नहीं, भस्म हुआ। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया जिसमें जल से अशुद्धियां हटाने के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जैसे कीटनाशक का यूज करना। अरे बताइए, कुछ भस्म हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। तो आपको पता है ये तीनों स्टेटमेंट तो किसी काम के नहीं। अब नेक्स्ट आया, बहुत उच्च तापमान पर अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया। वाह, यहाँ पे कुछ भस्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भस्म हो रहा है, तो ये हो गया भस्मीकरण। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ पे। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, और आप मेरे को लगता है मतलब करते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार आपको बोलना कि आप अगर हिंदी मीडियम के तो आप इंग्लिश वाले वर्ड कभी कभी देखा करिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी देखिए, तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसमें भस्मीकरण हो गया, हो सकता है कुछ लोगों को इंसरेशन नहीं पता हो। ठीक है, तो आप इसको देख के आप पता लगा सकते हैं किसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आई होप हमको सबको पता ही होगा, सब बच्चे ये सब करते होंगे, बट स्टिल मैंने बता दिया। तो इसका आंसर हो गया डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, जो कि बोल रहा है सुपोषण, ठीक है, की प्रक्रिया को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का यूज किया जाता है? सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। आपको लग रहा होगा वर्ड से कितना अच्छी चीज है, सुपोषण कर रहा है मतलब ये कुछ कुपोषण का उल्टा होगा, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। आपको पता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है? किसी भी पॉन्ड हो गया, पॉन्ड यानी कि तालाब हो गया, झील हो गई, तो उस रीजन में कभी कभी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कुछ पोषक तत्व, मेनली आप जानते हैं एग्रीकल्चर में यूज होता है, हमारे खेती बाड़ी में आपको यूरिया का यूज होता है, बहुत सारे जो है फर्टिलाइजर यूज होते हैं। तो क्या करते हैं वो? न्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट बढ़ाएंगे तो उससे जो फसल की ग्रोथ है वो बढ़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो आपकी सिंचाई होती है तो उसका जो पानी होता है वो कभी बह के आसपास, अगर कोई तालाब है, बारिश हुई, तालाब है, उसमें जाके मिल सकता है। तो जब उसमें मिलेगा तो तालाब का पानी होगा, उसमें भी तो न्यूट्रिएंट होंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्टिलाइजर का, जैसे हमारे खेत की जो फसल है वो खूब जल्दी से उग जाती है फर्टिलाइजर और इन सब की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। वैसे अगर पॉन्ड में डालेंगे तो पॉन्ड में भी तो प्लांट होते हैं, ठीक है, एल्गीज होती हैं, तो उनको भी तो फायदा होगा कि अरे वाह, मिल गया जल्दी से, हम भी उग जाते हैं, खूब ढेर सारा हम लोग को न्यूट्रिएंट मिल गया, तो हाँ चलिए उग गया। अब क्या होता है उसी पॉन्ड में, जब अ, कोई भी अलग से बाहर से न्यूट्रिएंट आ गया तो उसकी जो एल्गीज होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो सब काफी तेज स्पीड में ग्रो करते हैं। अब काफी तेज स्पीड में ग्रो हो गए हैं, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ कुछ झील में ऊपर की साइड जो है एल्गी जो रहती है, काई, तो पूरे पॉन्ड को बंद कर देती है एक तरह से, मतलब पूरी ग्रीन ग्रीन हो जाती है, नीचे तक रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अब आपको पता है जब उसको पूरा ऐसे घेर लेगी और नीचे तक रोशनी नहीं पहुंचेगी, वहां पे क्या होगा, जो नीचे के प्लांट है, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो है उनको रोशनी चाहिए होती है, उसमें ग्रीन कलर जो भी होता है, सबको रोशनी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, जब ये पूरा ढक जाएगा तो नीचे के जो प्लांट है वो सब मर जाएंगे, क्योंकि उनको धूप नहीं मिलेगी। अब इनको धूप नहीं मिलेगी, जब ये मर जाएंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे तो फिर उनका डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोज होंगे समय के साथ साथ, ये जो मरे हुए प्लांट होंगे। ठीक है, अब यही मरे हुए प्लांट के साथ जब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे तो आसपास जो ऑक्सीजन बची है, अब प्लांट है नहीं, ऑक्सीजन लिमिटेड है, अब वो ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाएगी कुछ समय में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें मछलियां तैर रही हैं, मछली जल की रानी यहाँ पे है। ठीक है, अब वो मछली ये सब सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, तो आपको कुछ समय बाद ये होगा कि जब उसके अंदर ऑक्सीजन बनाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले ढेर सारे हैं, बैक्टीरिया थे ढेर सारे, साथ ही साथ मछलियां थी जो जीव जंतु उसके अंदर है,
तो वो भी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो भी मर जाएंगे। तो पूरा जो ये वाटर सिस्टम है एनॉक्सिक कंडीशन के, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये इसकी जो लाइफ है खत्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सुनने में लग रहा है सुपोषण काफी अच्छी चीज है, लेकिन एक बहुत ही नुकसानदायक होती है ये किसी भी पॉन्ड के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी प्रोसेस। लेकिन इसको बचाने के लिए क्या क्या चीजों का यूज किया जा सकता है। पहली बात बोला है नीम लेपित यूरिया का उपयोग, यानी कि नीम कोटेड यूरिया। आपको पता है, देखिए क्या होता है, जो नीम कोटेड यूरिया होती है ना, वो एकदम से वो जो है घुल नहीं जाती है मिट्टी में, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे घुलती है। तो ये फायदेमंद होता है इसका, नीम कोटेड यूरिया का। तो इसको यूज किया जा सकता है यूट्रोफिकेशन से बचने के लिए। दूसरा, जो भी क्या कहते हैं डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, उसमें फॉस्फेट का अपचयन करना। सही बात है कि देखो ये जो भी फॉस्फोरस होता है वो आप उसका अगर कम यूज होगा डिटर्जेंट में, तो डिटर्जेंट आपको पता है लोग कपड़े धुलने जाते हैं, तो वो भी एक तरह से अ, जो भी आप देते हैं एनपीके, यूरिया जो है एनपीके नाम से जाना जाता है, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस। फास्फोरस भी जो प्लांट की ग्रोथ में काफी ज्यादा बढ़ावा देता है, तो इसका भी अगर कम यूज करें तो वो काफी सही रहेगा। और थर्ड हो गया जल में लौह अल्मोनियम के लवणों को मिलाना। हाँ, तो ये एक तरह से ये भी जो भी इसमें अशुद्धियां हैं, ये जो अगर एल्युमिनियम का और आयरन का एडिशन किया जाता है तो उसको कम कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। बोथ नहीं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो गोल्डन राइस के बारे में बात कर रहा है। देखिए गोल्डन राइस क्या होता है। गोल्डन राइस से संबल इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, इसे सरसों के पौधों और मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु के जीन का उपयोग करके निर्मित किया गया है। अच्छा, कुछ भी। फिर सेकेंड, ये विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड, भारत सरकार ने हाल ही में चयनित आकांक्षित जिलों में इसका वितरण अनुमति दी है। देखिए आपको ये बात तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, जो कि जिनमें जीन एडिटिंग करके जो नई क्रॉप बनाई गई हैं, तो उनको जो है खाने पीने में अभी तक इंडिया में नहीं स्टार्ट किया गया है। हाँ, बात हो रही है कि किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। हमारे पास सिर्फ एक चीज लीगल है, जो कि है बीटी कॉटन। ठीक, तो आपको याद रखना, उसके सिवा कोई भी बात बोले कि ये इंडिया में जो है स्टार्ट हो गया है, इसको कमर्शियल बेसिस पे यूज करना है, वो तो फालतू बात हो रही है। खाने पीने की चीज तो अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तीसरा तो गलत ही हो गया, दूसरा हमको पता है बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका पहला भी गलत हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कहते हैं, ये जो गोल्डन राइस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, इसको बनाया गया है, सिंथेसाइज किया गया है, 2 बीटा कैरोटीन जीन है। ठीक है, ये जो जीन है ये मेज यानी कि मक्के की जो वैरायटी है उससे लिए गए हैं, उसको इसमें डाले गए हैं, इस राइस में, और उसे जो है गोल्डन राइस बनाया गया है। तो इसका जो पहला आंसर है, पहला वाला गलत हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर बचा 2। फिर अब नेक्स्ट आया हमारे पास लासा फीवर। लासा फीवर, देखिए लासा फीवर काफी आपने सुना होगा, ये एक तरह से जो इबोला वायरस है, जो ट्रॉपिकल रीजन में कुछ कुछ कुख्यात वायरस हैं, उन्हीं की तरह है ये भी, लासा वायरस। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट, लासा बुखार विषाणु जनित रक्तस्रावी बुखारों में से एक है। इबोला वायरस के समान लासा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए संक्रामक है। हाँ जी। फिर थर्ड, मनुष्य में लासा वायरस आमतौर पर मास्टो ये क्या बोल रहा है, मास्टोमिस चूहा। हाँ, ये मास्टोमिस चूहा जो है एक वैरायटी है चूहे की, के मल मूत्र द्वारा संचारित होता है। देखिए ये ज्यादातर जो बैट हो गए, चमगादड़ हो गए, रैट हो गए, रोडेंट हो गए, ये सारे लोग जो भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको स्प्रेड का काम करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ पहला स्टेटमेंट भी सही।
ये जो नेक्स्ट बोला है कि एबोला वायरस की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, यानी कि कंटेजियस है। तो ऐसा नहीं है, ये छुआछूत से नहीं होता है, संक्रामक नहीं है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोमेन संपुट कैप्सूल एवं गुच्छा गोलमेरुलस मानव शरीर के किस अंग की से रिलेटेड है। देखिए, ये आप अगर जानते होंगे, ये लिवर नहीं, सॉरी, किडनी पे से रिलेटेड है, यानी कि वृक्क से रिलेटेड है ये चीजें। कैप्सूल, ग्लोमरुलस, ओके, जो भी होगा, गुच्छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एडल्ट स्टेम सेल की बात कर रहा है। देखिए, स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल ऐसी होती है, हमारे बॉडी में कहीं कहीं पाई जाती है, जैसे हमारी बोन मैरो में पाई जाती है। तो ये सेल ऐसी होती है कि इनसे आपको पता, अगर किडनी की सेल है तो वो सिर्फ किडनी को ही बनाएंगी, ठीक है। ब्लड सेल्स है तो वो सिर्फ ब्लड को ही बनाएंगे। लेकिन स्टेम सेल होती है ना, इनको किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे किडनी हो गया, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट हो गया, उसको किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये स्टेम सेल की खासियत होती है, ठीक है। आपको पता है स्टेम, जो कैंसर में थेरेपी का यूज किया जाता है, स्टेम थेरेपी का, ठीक है। तो ये, इसके बहुत सारे यूजेस हैं स्टेम सेल्स के, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये दीर्घ काल तक स्वयं में समरूप प्रतिक्रियाएं निर्मित कर सकती हैं। हाँ जी, ये आइडेंटिकल कॉपी बना सकती हैं अपनी बहुत ही लंबे समय तक। ये एडल्ट की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, ये दुर्लभ होती हैं और इसका प्राथमिक कार्य कोशिका की कार्य प्रणाली संबंधित स्थिरता को बनाए रखना है, ठीक है, यानी कि समस्थापन, यानी कि होमियोस्टेसिस, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों काम जो है ये करता है स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल। होमियोस्टेसिस क्या होती है? आपको पता है कि बॉडी जो है ना, टेम्परेचर मेंटेन करती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियन है। होमोसैपियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला बोल रहा है, होमो उस वर्ग को इंगित करता है जिससे मनुष्य संबंधित है, ठीक है। होमो वर्ग की बात कर रहा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये जीनस है, क्लास नहीं है, ये जीनस है। फिर नेक्स्ट, सैपियन उस प्रजाति को इंगित करता है जिससे मनुष्य संबंधित है, बिल्कुल सही बात। फिर सभी मनुष्य प्रणाली जगत, यानी कि किंगडम एनिमैलिया से संबंधित है। हाँ जी, ये भी सही बात है। जो जितने भी ह्यूमन बीइंग है अर्थ पे, ये पूरा किंगडम है एनिमल्स का, तो इसको एनिमालिया कहते हैं, तो उसी से ह्यूमन भी रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 और 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प, यानी कि फ्लोरेसेंट लैम्प में इनमें से किसका यूज किया जाता है। तो आपको पता है मर्क्यूरी जो है, यानी कि जो पारा होता है, जो आपके थर्मामीटर में होता है, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है फ्लोरेसेंट लैम्प में। तो इसकी जो वाष्प होती है, इसकी वेपर है, उसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला ही नहीं है। तो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एपिजेनेटिक चेंजेस से रिलेटेड बात कर रहा है। एपिजेनेटिक, ये बड़ा अलग सा कुछ नाम मिला ना हम लोगों को। देखिए, एपिजेनेटिक क्या होता है? कोई भी ये एक स्टडी है, जेनेटिक्स की स्टडी है कि किसी बॉडी में जो जेनेटिक चेंज होते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन होते हैं समय के साथ साथ, और मेनली ये जीनोटाइप से रिलेटेड नहीं होते हैं। जीनोटाइप हो गया कि जीन से रिलेटेड नहीं होते, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, आप सोच रहे होंगे। देखिए, क्या होता है कि जैसे आप जब जन्म लेते हैं, तो आपको पता है आपके बाल ब्लैक कलर के हैं, आपकी जो क्या कहते हैं आंखें हैं ब्राउन कलर की हैं,
तो ये सारी चीजें आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि आप किस कलर के होंगे। आपका जो डीएनए आरएनए होता है तो उनमें ये चीज लिखी रहती है कि जो ये सीक्वेंस होता है कि आप इस तरह के होंगे, इस तरह के दिखेंगे, तो वो सब डिसाइडेड रहता है। लेकिन आपको पता है कि जब आप जन्म लेते हैं फिर उसके साथ साथ समय के साथ साथ आप चेंज होते हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई, आप इस तरह से सोच रहे हो, इस तरह से देख रहे हो दुनिया को। ठीक है, वो चीजें जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, अपने आप से रिलेटेड होता है, जो ऐसी चीजें जो आपके जीन पे डिपेंड नहीं होती, वो जो आपकी बॉडी में विजिबल होती हैं, आपके पर्सनालिटी में विजिबल होती है, तो वो सारी आ जाती है एपिजेनेटिक्स। तो ये इसके अंदर अंतर्गत स्टडी की जाती है कि जो ह्यूमन है या फिर कोई भी जो एनिमल है वो समय के साथ साथ जो चेंज होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है और किन किन चीजों का इफेक्ट होता है। तो सिंपली सी बात है, ये एपिजेनेटिक हो गया। ठीक है, तो पहला ये बोल रहा है कि ये एक जीव के जीनोटाइप समजीनीयता में आनुवांशिक रूपांतरण है जो किसी भी प्रकार के समलक्षणीय यानी कि फिनोटाइप रूपांतरण को बढ़ावा नहीं देता। ठीक, फिर नेक्स्ट, यह इन रूपांतरणों की प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है यानी कि इरिवर्सिबल होती है। देखिए, हमने किसकी बात की, जो जीनोटाइप होता है वो होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि आपका अगर आंख का कलर हो गया, जो हालांकि यदि आप लेंस लगाते हैं तो हो सकता है कलर चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो बेसिक कलर है वो तो वही रहेगा ना। आपके बालों का कलर है, भले आपने हाईलाइटिंग करा ली तो चेंज हो गया, लेकिन आपका जो बेसिक कलर है वो तो नेचुरल तो वही रहेगा, आपके जीन्स ने में वो डिसाइडेड है, वैसा ही रहेगा। तो ये बातें जो होती हैं ये होती हैं आपकी जेनेटिक्स में आती है, जीन्स में आती है। वही फिनोटाइप हो गया कि ऐसे चेंजेस जो कि जीन्स रिलेटेड ना हो। सिंपल सी बात, जो आपकी बॉडी में विजिबल होते हैं, आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक हर चीज में विजिबल होते हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू योर जीन्स। ठीक, तो अब आपको पता है ये, अब दोनों स्टेटमेंट आप अच्छे से कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि बोला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में जीवाणु भोजी के कई अनुप्रयोग पाए जाते थे, उसमें से क्या है? तो पहले तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है? देखिए, आपको पता है आपके पास यदि कोई बैक्टीरिया आ गया तो आपको उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई ना कोई बैक्टीरिया अगर कोई बीमारी को उत्पन्न करता है तो वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बैक्टीरिया भी तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो भी तो एक तरह से, जैसे हम इंसान हो गए, एक बड़े हम लोग बहुत बड़े से वो हो गए, वो बहुत छोटा सा, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म को भी कोई इन्फेक्ट, जैसे हमको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्ट कर दे, ठीक है, हमको कोरोना वायरस निकल दे, लेकिन वायरस की बात अलग होती है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं। वायरस बैक्टीरिया में डिफरेंस में नहीं बताने वाली हूँ, वो बेसिक है, वो आप जाके एक बार देखो। ठीक है, तो बैक्टीरिया को अगर कोई इन्फेक्ट कर देगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। मान लीजिए ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और बैक्टीरिया को मान लो किसी वायरस ने कर दिया। ठीक है, तो वो आपको पता है जब वो वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, तो वो पता है बैक्टीरिया हमारा दुश्मन है। और ठीक, लेकिन ये वायरस जब उसको मारेगा तो ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज एक तरह से बहुत ही बढ़िया चीज होते हैं। इनका हम जो है मेडिकल साइंस में यूज किया जा सकता है, ताकि कुछ कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होते हैं जिनका हमारे पास मान लीजिए सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज है, कोई ऐसा वायरस है जो कि उस बैक्टीरिया को मार रहा है, तो इसका यूज हम, आपको पता है कि बहुत सारे मल्टीपल यूज हो सकते हैं मेडिकल में। तो ये चीज आपको समझ में आई कि कोई भी वायरस हो गया, वो अगर बैक्टीरिया को जाकर इन्फेक्ट कर रहा है तो वो बैक्टीरियोफेज में आ जाएगा। सिंपल सी बात, ये चीज ध्यान रखना है, नाम बैक्टीरियोफेज लेकिन है वो क्या? वायरस। ओके, तो पहला जो इसका हो गया, ये पार पोषित सूक्ष्म जीवी हैं जो जीवाणु के उपभोग से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये जीवाणु की सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, संश्लिष्ट प्रजातियां हैं जो विषाणु को संक्रमित करती हैं, जिससे विषाणु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गलत बात इन्होंने कह दी, वायरस नहीं है, विषाणु की मृत्यु हो जाती है, तो क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट हो गया, ये विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करके परजीवी संबंध
बनाते हैं और उसके भीतर प्रजनन करते हैं। अब देखिए कितनी सही बात बोल दी इसने, ठीक है। हम इसी की बात कर रहे थे, ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि एक तरह से पैरासाइट का काम करते हैं। पैरासाइट का मतलब हो गया कि उनके ऊपर परजीवी उनके ऊपर जाके रह रहा है, और बैक्टीरिया फेस को ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देंगे और उन्हीं के अंदर रिप्रोड्यूस करके, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में इस पर विचार करिए। तो क्रायोजेनिक इंजन जो हो गया, पहला स्टेटमेंट, क्रायोजेनिक इंजन प्रशोधक के रूप में द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट, ये सामान्य तौर पर रॉकेट के ऊपरी चरण अंतिम चरणों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है। अब पता है ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है और लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है फ्यूल की तरह यूज करता है, ईंधन की तरह, और ईंधन को जलाने के लिए हमें चाहिए होती है क्या? ऑक्सीजन। तो ये इसको ऑक्सीजन देता है ईंधन को जलाने का। तो इनको काफी लो टेम्परेचर में, देखिए क्रायो क्या होता है, क्रायो का मतलब होता है काफी लो टेम्परेचर हो, ठीक है, काफी लो टेम्परेचर। और पता है बहुत लो टेम्परेचर पे किसी की जो डेंसिटी होती है, अब गैस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्रायोजेनिक एक जो है इंजन, इसका यूज किया जाता है रॉकेट लॉन्च में। बहुत सारी जो स्टेजेस होती हैं रॉकेट की, आपको पता है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, अलग अलग जो पीएसएलवी जीएसएलवी हैं, तो उसी में से एक ही क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सबको पता होगा कि ये जो बोल रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है? आपको पता है बोस आइंस्टाइन क्या है? ये फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है, ठीक, फिफ्थ स्टेज। आप बोल रहे होंगे भाई अभी तक तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ी थी, फिफ्थ फोर्थ कहाँ गई? तो फोर्थ भी आप जानते हैं प्लाज्मा है। अब वो क्या है वो सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ये सब आप देखिए, ये रटने वाली सब बातें। जो ये फिफ्थ स्टेज है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि बात कर रहा है जर्म लाइन जीन थेरेपी, जीजीटी। अब ये जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं। जीजीटी के तहत रोगी कोशिकाओं को उनके जीनोम से क्रियाशील जीनों को समाविष्ट करके संशोधित किया जाता है, ठीक है। जीजीटी जर्म सेल आर मॉडिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इनटू द जीनोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस प्रकार की चिकित्सा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले रोग जनन जीन रूपांतरों को सुधार के लिए अनुमति प्रदान करती है। देखिए जर्मलाइन जीन थेरेपी जो है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा जीन जो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती हैं, जो एग होता है वुमेन का और जो स्पर्म होता है, ठीक है, तो ये इन्हीं से जो है लाइफ बिगिन होती है। तो इन्हीं में अगर चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए जो वुमेन का जो एग है उसका जो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत हो, उस वुमेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जो एक जीन से दूसरे, मतलब आपको पता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम, मान लीजिए, मतलब शुगर तो जेनेटिक नहीं होता, बट हम एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि मान लीजिए शुगर है, अगर उस वुमेन में है, वो चाहती है कि उसके बेबी में ना आए, तो बेबी में ना आए तो उसका जो एग होगा तो उसी में अगर एडिटिंग करवा दिया जाए, उसके डीएनए में करवा दिया जाए ऐसा जीन जिससे शुगर होने की संभावना हो, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो वो चीज आगे नहीं होगी। तो ये कहाँ पे, स्टार्टिंग स्टेज में ही इसमें एडिटिंग हो गई, तो ये जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। जर्मलाइन मतलब कि जो जर्म, जो कि स्टार्टिंग फेज होती है, उसी में अगर जो चेंजेस कर दिए जाए तो दैट वुड कॉल जीजीटी, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, या मॉडिफाइड करा जाता है फंक्शनल जीन इनटू जीनोम, बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा, ये थेरेपी जो है अलाउ करती है करेक्शन ऑफ डिजीज, जो जेनेटिक डिजीज है जो एक जेन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, तो उनको एलिमिनेट कर सकती है, ठीक। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा 1 और 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असाई,
मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां हैं? एसआई यूनिट आप जानते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसके अंतर्गत आपको पता है लेंथ के लिए मीटर आता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। फिर अगर किसी का अमाउंट लेना है कि मतलब कितनी क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसके लिए मोल आता है, ये रट्टा मार लीजिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है कि फिर क्या कहते हैं सीडी होता है। कैंडला, कैंडला किसके लिए होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कोई भी चीज की कितनी जो है रोशनी है उसकी, तो वो हो गया। और फिर लास्ट हमारा किलोग्राम मास के लिए होता है। तो इसमें कौन कौन से हो गया? पहला बोल रहा है द्रव्यमान, हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा हो गया लंबाई, बिल्कुल सही बात। फिर तीसरा आवेश, देखिए इसकी बात नहीं कही है हमने कहीं पे भी, तो ये नहीं है। फिर फोर्थ बोल रहा है तापमान, हाँ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 यानी कि सी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रसायन विज्ञान के संदर्भ में कुछ इन्होंने बोला है। अन्योन्य क्रियाकारी कणों यानी कि परमाणु और अणुओं के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक बल को निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो अंतरा आणविक बल आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगता है उसे वॉन्डर वॉल फोर्स कहते हैं। ठीक है, VWF, वॉन्डर वॉल फोर्स। तो ये फोर्स जो होता है ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स होता है किनके बीच में? कुछ जो नॉन रिएक्टिव पार्टिकल जिनके बीच आपको पता है केमिकल रिएक्शन होता है कुछ, उनके इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारे का जो है इसके वॉन्डर वॉल फोर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, पहला, जिप्सम जल योजन अभिक्रियाओं के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। मृदा परिच्छेदिका में जिप्सम का उपयोग मृदा के वातन और जल की अंतः श्रावण क्षमता को सुधार करता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर थर्ड बोल रहा है यह खेत में फास्फोरस की अपवाह को कम करता है। देखिए पहली बात तो इन्होंने बोला जो जिप्सम है वो हाइड्रेशन रिएक्शन है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, इसको बनाने के लिए जिप्सम को डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। आपको पता है जिप्सम में 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूले में इसको डिहाइड्रेट यानी कि यहाँ पे जो दिया है हाइड्रेशन दिया हुआ है, जल योजन नहीं, इसका ऑपोजिट किया जाता है। जल का योजन नहीं किया जाता, जल का वियोजन किया जाता है। ठीक, तो पहला तो हमारा जैसे ही आपने ये चीज ध्यान दे ली होगी आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने धोखा दिया है हमें। पहला ही स्टेटमेंट बस हमको जानना है, बाकी किसी से कोई मतलब भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारी डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है लिपिड, लिपिड के बारे में बोला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लिपिड का पाचन होता है? किसकी उपस्थिति में लिपिड? लिपिड क्या होते हैं आपको पता है, आपके बॉडी में जो कुछ खाते हैं प्रोटीन होता है। फिर लिपिड्स में आ जाते हैं वसा से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो इसका जो डाइजेशन होता है मेनली कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेनली। तो इसमें पेप्सिन आपको पता है स्टमक में पाया जाता है। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, आपको पता है पेप्सी पीते होंगे। ये पेप्सी पेप्सिन में आपको सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है? ये जो पेप्सी है ना उसका नाम पेप्सिन पे ही बेस्ड है। ये पेप्सिन हमारे स्टमक में जो है एक क्या कहते हैं, एक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसी के नाम पे इन्होंने जो है उसका नाम रख दिया था। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट पित्ता और लाइपेज, बिल्कुल सही बात, बाइल और लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।